अब अगला जो है वो है कि जैसे हमने कल बताया था कि एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन करते हो, तो एक्सपेरिमेंटली में मैंने कहा था कि अगर ए प्लस बी यूज़ हो रहे हैं सी प्लस डी को बनाने में, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले बी ए को कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल हमने बी को कांस्टेंट रख लिए, ठीक है, हम बी को कांस्टेंट रख लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ए को बढ़ाने से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है या ए को कम करने से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है कि नहीं, ए का क्या चेंज है। फिर हम बाद में ए को कांस्टेंट रख लेंगे और बी को चेक करेंगे, तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा रिएक्शन जो है वो कितना, रिएक्टेंट जो है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, और इस रिएक्शन का डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। इस तरीके से आपको एग्जांपल दी गई है 7.2 के जेट इंजन रिलीज करता है नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड अपर एटमॉस्फेयर में, और वो रिएक्ट करती है ओजोन के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना देती है। अब वो कहता है लेट अस यूज़ द डेटा टू डिटरमाइन द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। आपने पता करना है कि इनमें से रेट लॉ कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कौन सा आएगा, या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको रेट लॉ पता करना होगा। तो रेट लॉ हम कैसे पता कर रहे थे, हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस को लेते होते थे और फिर से हम कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेक करते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हम O3 को कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है, हम इस तरह करते हैं, हम O3 को कांस्टेंट कर लेते हैं। O3 को अभी हम नहीं लेते, हम सिर्फ लेते हैं NO2 को, और हम चेक करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट में इनिशियल में कितनी है जी इसकी कॉन्सेंट्रेशन NO2 की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ चल गई, ये जी रही हमारे पास है जी 1.98 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विद सम इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े इंटरवल के बाद कितनी हो गई है, वो 3.96 10⁻⁴ हो गई है। अब हम इन दोनों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिवाइड करते हैं। इनिशियल कितनी थी, 1.98 10⁻⁻⁴, ये भी 1.98 10⁻⁻⁴। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो 1 आ गया, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2, यानी कि इसका 1 गुना बढ़ने से इसकी दूसरी 2 गुना बढ़ती है, मीन्स इसका 1% यूटिलाइज हो रहा है तो इसका 2% बन रहा है, ये इसका इंक्रीज इन 2% इंक्रीज आया है, ठीक है। तो मीन्स के NO2 का फैक्ट है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो होगा वो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और NO की यहाँ पर 1 है तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है, कि NO की कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। फिर अब हम क्या करते हैं, हम NO को कॉन्स्टेंट रखते हैं और अब हम O3 को देखते हैं। तो जब हम O3 को देखते हैं तो सबसे पहले O3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो O3 की सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन देखो वही और O के लिहाज से ये है जी 1.98 एक्सपोनेंशियल 10⁻⁻⁴। फिर क्या हो गई है, फिर हो गई है जी 6.6 एक्सपोनेंशियल 10⁻⁻⁴। इन दोनों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिवाइड करते हैं, 1.98 10⁻⁻⁴, 1.98 10⁻⁻⁴, ये तो हो गया 1। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1:3, मीन्स कि इसका एक बार बढ़ाने से इसकी 1.3 इस पे भी डिपेंड कर रही है, इसका मतलब है। तो हम कह सकते हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन ओजोन, ठीक है, और ओजोन का यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है तो 1। और जब हमें अब इनका रेट लिखना पड़ेगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 प्लस O3, दोनों की 1 कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। यहाँ से हम रेट ऑफ द इक्वेशन पता करते हैं और रेट ऑफ इक्वेशन से हमें ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन पता चल जाता है। पहले एक्सपेरिमेंट से हम चेक करते हैं कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं, कौन किस किस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हो रही है। जब हमारे पास रेट ऑफ इक्वेशन आ जाती है, फिर से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता कर लेते हैं। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर इन H2 एंड हाफ इन, तो अब इसकी वो कहता है जी रेट इक्वेशन करो कि फॉलोइंग जो रिएक्शन है जिसमें H2 और हाफ 1/2 Br2 यूज़ हो रहा है, राइट दी रेट इक्वेशन। तो इसकी रेट इक्वेशन कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट लिखते हैं
कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 इंटू बी इज इक्वल टू 1/2। सिंपली हम ऐसे लिखेंगे इसकी रेट इक्वेशन, जैसे उन्होंने पहले रेट H की लिखा है, फिर रेट B का लिखा और फिर दोनों कंबाइन करके लिखा है कि जी ऐसे लिखी जा सकती है। आगे हमारे पास है जी आगे वो कहते हैं कि ये जी पॉइजन गैस, एक टॉक्सिक गैस जो यूज़ हुई थी वर्ल्ड वार 3 में, जिसको हम क्या कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के कंबाइन होने से रिएक्ट करती है COCl2। आपने इसके बारे में बताना है कि इसका रेट इक्वेशन क्या होगी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, यानी रेट लॉ क्या होगा इसका। तो इसका रेट लॉ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड सिंपली वो यूज़ होगा। देखो सबसे पहले Cl को कांस्टेंट कर लेते हैं, Cl को कांस्टेंट कर लेते हैं, हम CO को लेते हैं, CO को लेते हैं तो CO की पहले हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1.29 10⁻⁻29। फिर थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो गया 1.30, हमारे पास हो गया 1.30 10⁻⁻30। इन दोनों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिवाइड करेंगे 1.29 10⁻⁻29 1.29 10⁻⁻29, ये तो 1 आ जाएगा और इसको करते हैं तो ये 1/10 आता है, यानी इसको 1% बढ़ाने से इसका 10% घटता है। यानी कि अगर आपने CO2 को बढ़ाते हो तो इसका कितना कम हो जाती है, ये इतनी कम हो जाती है, यानी इसका अफेक्ट आ रहा है। जब इसका अफेक्ट आ रहा है तो हम लिख लेंगे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आता है जी Cl2 को लेते हैं। अब हम Cl2 को लेते हैं, Cl2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही है जितनी फाइनल है, तो फिर इसको तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ज़ीरो, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितनी पहले थी उतनी बाद में ही है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको हम छोड़ देंगे। तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सिर्फ एक है, तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चल गया कि इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 1 है, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO, यहाँ पे आप सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहे हैं। अब वो कहते हैं राइट द फॉलोइंग इक्वेशन स्टैंड, सेकेंड ऑर्डर है, NO2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है जी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 प्लस CO, क्योंकि दोनों के 1 है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सेकेंड है, रेट ऑफ इक्वेशन ऐसे लिखेंगे और तो कुछ भी नहीं आएगा। अगला टॉपिक है जी हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट के। एक बात याद रखना, ये जो के है ना, के जिसके हम बार बार के कहते हैं, के कांस्टेंट, ये कांस्टेंट सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर है, ठीक है। इस कांस्टेंट पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आता कंसंट्रेशन का, ये सिर्फ के पे डिपेंड करता है, के बढ़ाने से कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती होती है। अब वो कहते हैं हाफ लाइफ मेथड से डिटरमाइन करो रेट कांस्टेंट को। तो हाफ लाइफ मेथड होता है क्या, हाफ लाइफ का मेथड होता है कि आधा टाइम गुजरने के बाद या कितने टाइम में एक चीज़ आधी हो गई, फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ इतनी थी और 5 मिनट के बाद अगर ये 5 मिनट के बाद इतनी हो गई तो ये इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है, कि 5 मिनट उसकी हाफ लाइफ है। एक 4 घंटों के बाद आधी हुई है तो इसका मतलब है कि 4 घंटे उसकी हाफ लाइफ है, इस तरीके से होता है ये। द हाफ लाइफ T इज इक्वल टू 1/2, हाफ हो गया ना। ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इट टेक्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ। ये वो टाइम है जिसमें किसी भी चीज़ की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, हाफ हो जाती है। द हाफ लाइफ जिसको हम शॉर्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से रिलेटेड आता है हाफ लाइफ को अगर मैं देखूँ तो हम कहते हैं T इज इक्वल टू 1/2। हम ये कहते हैं कि ये वो टाइम है जिसमें कोई भी चीज़ अपनी हाफ कंडीशन में अपनी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर ले, वो उसकी हाफ लाइफ होती है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड के क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और दूसरी चीज़ कि हाफ लाइफ में और रेट कांस्टेंट में, हाफ लाइफ में और के रेट कांस्टेंट में जो भी रिलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे
व्हेन n इज इक्वल टू ज़ीरो, जब पहले कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ की ज़ीरो थी, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब पहले n ज़ीरो था कॉन्सेंट, तो T1/2 क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर n 1 हुआ तो T1/2 क्या हो जाएगा, उसको हाफ कर लो, ये हो जाता है n जब 1 होता है, ये फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर के लिए n, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर के लिए ए भी ज़ीरो होता है, 1 के लिए 1/2 इज इक्वल टू 0.693/k। अब याद रखना, जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर को करोगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ अगर आपने पता करनी है कि ये जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें NO यूज़ हो रहा है, अब इसकी हाफ लाइफ का भाई NO का आधा हो जाएगा, तो इसके लिए आपने जब भी आप इक्विलिब्रियम ये हाफ इसकी कांस्टेंट की वैल्यू लगाओगे तो वो आएगी 0.693/k आएगी, ठीक है। इसलिए N2 की सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/k0 इंटू A0, तो आपने ये लगाना होगा। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, जो है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। द हाफ लाइफ इज 30 सेकेंड, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन था, इसकी पहली हाफ लाइफ 30 सेकेंड थी, तो हाफ लाइफ की जगह 30, और बाकी मैंने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो हमने ये वैल्यू लगानी है 0.693/k, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, जब आप करेंगे तो ये होएगा, इधर है, इधर चल जाएगा, डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 0.0231/सेकेंड। अब ज़्यादातर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की पूछा जाता है, तो ये वैल्यू याद कर लो, ज़ीरो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट की ये है, सेकंड ऑर्डर की ये है, ठीक है। वैल्यू हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। अगला टॉपिक है जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या इफेक्ट आएगा टेम्परेचर का इक्वेशन पे। अरे नहीं, इसका कॉन्सेप्ट भी बीच में है, द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहली चीज़, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लगता है क्या होगा, क्या होता है, हमें इतना पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर के, अगर मैं से कोई पूछे तो मैं साथ लिखती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन क्यों बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से इसलिए बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या चीज़ बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेमेटिक्स बढ़ती है, मॉलिक्यूल तेज़ तेज़ मूव करते हैं, जब मॉलिक्यूल तेज़ तेज़ मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ती है, कुलयन। और जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया होता है, कुलयन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बढ़ती है, यानी अब मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करें, अब मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, ए और बी ने अगर मिल के ए बी बनाना है तो उनका आपस में जुड़ना ज़रूरी है, टकराना ज़रूरी है, तो जितने ज़्यादा ए बी आप इस पर मिलेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी ए बी बनेगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कुलोजन बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से एक तीसरी चीज़ बढ़ती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी भी मॉलिक्यूल के टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से कुलोजन बढ़ती है, कुलोजन बढ़ने से वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी टकराते हैं, ज़्यादा जल्दी टकराने से उनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होती है, तो वो फिर हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बुक वाला क्या कहता है, द रिएक्शन रेट जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादातर इंक्रीज ही करता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने से। अकॉर्डिंग टू कुलोयन थ्योरी, अगर आप कुलोयन थ्योरी को मद्देनजर रखते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कुलोयन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के। रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुलोयन के, कि कितनी इफेक्टिव कुलोयन हो रही है। As an increase in temperature increase the average kinetic energy of the molecule, and this increase in the average speed of the reacting molecule and increase in the kinetic energy of the reacting molecule increase the Coulombian frequency। मैंने कहा कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़, मतलब सबसे पहले कहता है कि
टेम्परेचर बढ़ाने से कुलेयन बढ़ती है, किसी भी मालिक्यूल की कुलेयन बढ़नी चाहिए। जब कुलेयन बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो कुलेयन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। अब ज़्यादा मालिक्यूल एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। द नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलेयन थस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, बट ओनली इफेक्टिव कुलेयन। अच्छा, दूसरी बात है कि कुलेयन की ओरिएंटेशन भी सही होनी चाहिए, कि मालिक्यूल ने जिस एंगल पे टकराना है उसी मालिक्यूल उसी एंगल पे टकराए। अब ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा बार एक दूसरे के साथ आकर टकराएंगे, तो कभी ना कभी तो उनकी ओरिएंटेशन ठीक होगी। तो ज़्यादा टाइम टकराने से ज़्यादातर ओरिएंटेशन उनकी ज़्यादा टाइम ठीक आती है। फॉर कुलेयन इफेक्टिव द मालिक्यूल मस्ट हैव एक्टिवेट, और अगर इफेक्टिव कुलेयन चाहिए तो मालिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी भी करेक्टली ओरिएंटेड होनी चाहिए। Some molecular have higher the average kinetic energy, and the number of with kinetic energy at least n to ea and t is proportional to shaded area under the Maxwell-Boltzmann काइनेटिक एनर्जी कर्व। अब जहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस कर्व को देखो, इसको मैक्सवेल की एनर्जी कर्व कहते हैं। देखो मैक्सवेल की एनर्जी कर्व ये कहती है कि जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो ये वो मालिक्यूल्स है जिनके पास अफेक्टिव कोलियन है, ठीक है, ये वो मालिक्यूल्स है जिनके पास अफेक्टिव कोलियन है, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी हाई है, ठीक है। ये वो मालिक्यूल्स हैं, इतने परसेंट वो मालिक्यूल है जो जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इन मालिक्यूल्स की जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कर्व शिफ्ट करती है। कर्व ने अब शिफ्ट, पहले अगर मैं इधर बनाऊँ ना तो ये देखो ये मेरा यहाँ, और अब मैं अगर इसको बढ़ाऊँ और मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, अब कर्व थोड़ी आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। कर्व की आगे की तरफ शिफ्ट करने के से अब ज़्यादा मालिक्यूल के पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है। तो अब ज़्यादा मालिक्यूल आपस में टकराएंगे। वो कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये हो रहा है। देखो कहता है कि इक्वेशन टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल टू शेडेड एरिया, टी ये शेडेड एरिया है, अंडर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन काइनेटिक एनर्जी कर्व, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की काइनेटिक एनर्जी कर्व है। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो करती है कि अवेलेबल एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मालिक्यूल ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है मालिक्यूल के दरमियान वो ये है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो मोस्ट मालिक्यूल डू नॉट हैव रिक्वायर्ड एनर्जी, ये कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये बता रही है कि ज़्यादातर मालिक्यूल्स के पास वो एनर्जी नहीं है, ठीक है। T1 एट लोअर टेम्परेचर, ओनली सम ऑफ द मालिक्यूल डेट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी आर एबल टू रिएक्ट, सिर्फ वही मालिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी वही इस काबिल है कि वो रिएक्ट करेंगे। अब जब वो रिएक्ट करेंगे कभी उनकी ओरिएंटेशन ठीक होगी, ओरिएंटेशन ठीक आएगी तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं तो फिर नहीं। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया T1 से T2 किया, द एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज, थस द proportion of the molecule which require to activation energy increase, thus reaction increases। अब देखो पहले इतने मालिक्यूल के लिए था, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाए, पिंक वाली कर्व को देखो तो अब और भी ज़्यादा मालिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है। It was found that in general the reaction rate increases 2 to 3 times for every 10K increase in the energy। अगर आप हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 10 केल्विन टेम्परेचर 10K आपने बढ़ाया तो आपके पास जो है वो रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा आगे जाएगा, 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ेगा। आगे आते हैं जी आर्हेनियस, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट ए आर्हेनियस है, ये एनर्जी है R/T के बराबर होता है, ठीक है। ही फाउंड दैट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है हियर के क्या है, रेट कांस्टेंट है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। आर क्या है, आर एक आइडियल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट जिसके पहले लिखा है ना, आर इज अ गैस कांस्टेंट, ये आइडियल गैस कांस्टेंट है और इसकी अपनी वैल्यू भी है, जैसे 8.3143 किलो जूल मोल, ठीक है। ए क्या है, ए आर्हेनियस की एनर्जी है, या आर्हेनियस कांस्टेंट है, ए है, ए हम कहते हैं कि वो क्या है,
आरएनएस कांस्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कुलेन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। द रेट कांस्टेंट के वेरीज विद द टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब वो कहते हैं जो के है ये टी के साथ बढ़ेगा, टी बढ़ाओगे तो के भी बढ़ेगा। और ये क्या डिपेंड किस चीज़ के बारे में बताती है कि कितनी अफेक्टिव कुलेन्स हुई है। आरएनएस इक्वेशन ये बताती है कि कितनी अफेक्टिव कुलेन्स हुई हैं, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव कुलेन्स हुई हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि कांस्टेंट इट इज़ रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलेन एंड ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, तेज़ी से कर रही हैं, स्लोली कर रही हैं, और ओरिएंटेशन क्या है। और दूसरी बात क्या कहता है कि के की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू बढ़ती है। और ये बात पहले भी मैंने आपको बताई कि के की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन उन पर डिपेंड नहीं करती, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगला जो है वो हम परसों करेंगे। ठीक है, टॉपिक साथ साथ अब इसको याद करो।